बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश रोहिलखंड के अध्यक्ष वकील रशीद आमिर जी के साथ। वकील रशीद जी, किसानों का जो धरना चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे और 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार मानेगी किसानों की बात? सरकार को माननी पड़ेगी। किसानों की सारी मांगें जायज़ हैं और अगर सरकार वो मांगें नहीं मानेगी तो ये सरकार चल नहीं पाएगी। सरकार को हर हालात में वो मांगें माननी पड़ेंगी, क्योंकि हर तरीके से किसान जो भी बात कह रहे हैं, जो बिल की बात कह रहे हैं, एमएसपी की बात कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सरकार को माननी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल सरकार मानेगी वो बातें। और जो आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया है कि 4 जिलों में मजिस्ट्रेट पावर दी गई है कमिश्नर को, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर डिपेंड है। ये उसके स्तंभ हैं जिसमें बाद में पत्रकारिता भी कुछ लोग जोड़ देते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे ये 3 उसके पिलर्स हैं। अब अगर इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश को ले जाएगा। कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, उसके पैरेलल विधायिका होनी चाहिए, उसी के पैरेलल न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर ये तीनों को आप मिक्स कर देंगे, एक साथ मिला देंगे, तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाही की तरफ देश को ले जाएगा। आपने देखा होगा दिल्ली में भी यही हुआ है कि राज्यपाल को ज़्यादा पावर दे दी गई है। तो फिर एक कानून और पास कर दिया देना चाहिए वहाँ पे कि अब जो वहाँ पर चुनाव होंगे दिल्ली के अंदर, तो वो मुख्यमंत्री के नहीं होंगे, वो उपराज्यपाल को चुनने के नहीं होंगे। ऐसा कर देना चाहिए। जनता ने तो मुख्यमंत्री चुना है, विधायक चुने हैं, उपराज्यपाल को जनता ने नहीं चुना है। उपराज्यपाल तो केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि है वहाँ पर। तो अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है, अगर आप सारे चीज़ें उपराज्यपाल को दे देंगे तो फिर ठीक है, फिर जनता को उसका इख्तियार दें कि जनता जो है वो चुनाव करे कि कौन जो है वो उपराज्यपाल बनेगा। मुख्यमंत्री का पद ख़त्म कर दीजिए, बहुत सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है कि बंगाल में ओबीसी साहब इलेक्शन लड़ने का दावा ठोका था, लेकिन इस बार ओबीसी साहब नहीं लड़े बंगाल में? देखिए, ओवैसी साहब ने बंगाल में चुनाव वो लड़ रहे हैं और कल भी उन्होंने जो है वो 2-3 सीटों पर ऐलान किया है लड़ने का। वो अपनी रणनीति बना रहे होंगे, उसके हिसाब से अपना काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अब्बास सिद्दीकी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब असम में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ अजमल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करेंगे सब। लेकिन कहा जाता है कि जो ओबीसी साहब की पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम। देखिए, ये इल्ज़ाम पहले आम आदमी पार्टी पे भी लगाया था कि वो बी टीम है। ये हर जो भी नई पार्टी आती है उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कांग्रेस की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। हर आदमी अपनी बात रखने का अख्तियार रखता है, उसको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, वो अपनी बात करे। लोकतंत्र है, हर आदमी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कौन किसको रोक सकता है। लेकिन बंगाल में जो बिहार में चुनाव हुआ था उसमें ओबीसी साहब की पार्टी को ये कहा गया कि तेजस्वी जीत सकते थे, लेकिन ओबीसी साहब की पार्टी वोट काट गई और तेजस्वी हार गए और बीजेपी ने वहाँ सरकार बना दी। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको स्टैटिस्टिकली आपको बतानी पड़ेगी ये बात कि वो कौन सी सीटें हैं जहाँ पे एमआईएम के लड़ने से तेजस्वी यादव हार गए, ये बताना पड़ेगा। 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 19 में से 5 सीटें जो है वो एमआईएम जीती है, बाकी सीटें जो हैं वो कांग्रेस और आरजेडी जीती है। 2-3 सीटें हैं जो शायद एनडीए जीती है, जिसमें 2 सीटें जेडीयू जीती है। तो बीजेपी कहाँ जीती है वहाँ पे? अभी गोधरा में इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे एमआईएम ने बीजेपी को ही हराया है। वहाँ पर मेन विपक्षी पार्टी बीजेपी को हराया है। जब औरंगाबाद में इलेक्शन हुआ था एमपी का, तो वहाँ पर भी जो है वो शिवसेना को हराया गया था। तो ये सब इल्ज़ाम की बातें हैं, इसमें इन इल्ज़ामों का कोई। आपने देखा होगा कि मोदी जी से बंगाल गए थे, दौरे पे गए हुए हैं। तो बंगाल दौरा चुनाव किसे को प्रभावित करने के लिए या फिर सही? मैं तो बड़ी हैरत से उस दौरे को देख रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उन वहाँ पर लोगों को प्रभावित करने के लिए बांग्लादेश का सहारा ले रहे हैं। बड़ी बड़ी हैरत की बात है। अगर राजस्थान में चुनाव होंगे तो ये पाकिस्तान चले जाएंगे, फिर तो ऐसा लग रहा है। ये हमारी समझ में नहीं आ रही बात। नहीं, वो जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं उससे जो वहाँ की आबादी है उसकी बहुलता कुछ पश्चिम बंगाल की सीटों पे भी है, जो 30 सीटों पर इलेक्शन उन पर। नहीं, तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि आपने अगर वहाँ पे चुनावी समीकरण को
आपने वहाँ पे जीत हासिल करनी है, तो आप वो समीकरण बनाने के लिए बांग्लादेश छोड़ ही जाएंगे। अगर राजस्थान में या गुजरात में चुनाव होंगे तो क्या प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाएंगे वहाँ पे दौरा करेंगे जाके उस चुनाव के दौरान? बाकी रशीद जी, एक सवाल और आपसे कि जो सरकार प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से कर रही है उससे युवा बेरोज़गार हो रहा है और रोज़गार नहीं है कहीं पर भी, और रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया है। गवर्नमेंट बोली थी कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन उसमें विफल रही है। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, प्राइवेटाइजेशन कोई गलत चीज़ तो है नहीं, लेकिन अगर ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ चला जाएगा, पूंजीवाद, और वो भी वैसा पूंजीवाद जहाँ पे सिर्फ 2-4 लोगों के पास ही पूंजी रहे, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है। ये तो देश को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थान हैं और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनको बचा के रखना है ताकि गरीब आवाम जो है वहाँ पर एडमिशन ले सके, वहाँ पढ़ सके, उसके ज़रिए उनको नौकरी या रोज़गार मिल सके। अगर सब जगह प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा तो वो जो गरीब आदमी है जिसको आरक्षण का लाभ मिलता था, वो किसको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? अब या तो अगर ये तय कर लिया गया है कि प्राइवेटाइजेशन अगर पूरी तरह लागू हो जाएगा और उसके बाद वहाँ उन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आरक्षण लागू कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन लागू कर दिया जाएगा, तो बात कुछ समझ में आ रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये तो जो गरीब और बहुत कमज़ोर वर्ग है, ये तो उनके लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आजम खान एक बड़े नेता के तौर पे आते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम से जेल में है। ना तो आवाम की तरफ से ना ही उनकी पार्टी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं है उनको निकालने के लिए। तो आप कह सकते हैं उसका? देखिए, आजम साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा करा कि जो एक यूनिवर्सिटी बनाई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आज तक यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। रामपुर में इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया और उस विश्वविद्यालय की बड़ी अहमियत है, बहुत लोग वहाँ पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी एजुकेशन होती है। तो उनको जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है इस वजह से ही, क्योंकि उन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान बना दिया तो लोग उनके पीछे लग गए। जो राजनीतिक तौर पे उनको देखते हैं वो ठीक है, वो लोगों के वैचारिक मतभेद एक दूसरे से होते हैं, वो कोई बुरी बात भी नहीं है, वो नॉर्मल बात है। लेकिन जो उन्होंने उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि वो मुसलमान है। वो सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी यहाँ बना दी है, इस वजह से सब उनके पीछे पड़ गए हैं। बीजेपी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि हम आजम खान को जरूर जेल में डालेंगे, खत्म करेंगे। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि हम रॉबर्ट वाड्रा को भी डालेंगे, बीजेपी ने ये भी कहा था कि हम केजरीवाल को भी डालेंगे, बीजेपी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। तो किस किस को डाल दिया उसकी लिस्ट भी दे दे बीजेपी पहले। ये सारी बातें जो है सिर्फ आजम भाई की नहीं क्यों हो रही हैं, आजम खान साहब की नहीं क्यों हो रही हैं? आप किसी भी चीज़ को जो है वो स्पेसिफिक नहीं देख सकते ना। आपने अगर कोई बात कही तो आपका कानून सबके नहीं बराबर होगा, या ऐसा होगा कि वो मुसलमान के नहीं अलग होगा, दलित के नहीं अलग होगा और बाकी लोगों के नहीं अलग होगा, ऐसा तो नहीं होता। कानून सबके नहीं बराबर होता है। वकील रशीद जी, एक बात, आप अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा 2022 में, आपको क्या लगता है कि यहाँ की आवाम बीजेपी को हराएगी? देखिए, ये ताकत ही आवाम की ही है, जनता की ही है कि जनता ने ही बीजेपी को जिताया था और ये अब जनता ही फैसला करेगी और जनता ही बीजेपी को हराएगी, कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता। लेकिन कुछ पार्टियां हारने के बाद फिर ईवीएम पे दोष मढ़ देते हैं। देखिए, ईवीएम तो पहले से ही एक कंट्रोवर्शियल इशू हो चुका है और जनता में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि ईवीएम के अंदर कुछ गड़बड़ होती है। तो जो भी इलेक्शन कमीशन है और चुनाव आयोग है, इन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को पूरी तरीके से संतुष्ट करें, जनता को संतुष्ट करें इस बात के ऊपर कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होती है। पार्टियां पहले विरोध नहीं करती हैं, इलेक्शन हारने के बाद ही विरोध करने लगती हैं। अब ये बहुत सी पार्टियों को ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत सी पार्टियों ने जीतने के बाद ही विरोध किया है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विरोध नहीं किया है, बहुत सी पार्टियों ने जीतने के बाद ही विरोध किया है कि ये ईवीएम से जो है हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और जब जनता ये कह रही है कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आप बैलेट पेपर लेकर आ जाइए। बहुत से दुनिया में मुल्क हैं जहाँ पर मैक्सिमम मुल्क वो हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। अमेरिका में आज तक बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो उसमें क्या बात है, ऐसा हो सकता है। वकील आशीष जी, आपसे लास्ट सवाल, किसानों के लिए आप क्या कहेंगे लास्ट? किसानों के लिए मैं अब बस इतनी बात कहूँगा कि आप लोग मर्द मुजाहिद हैं, आप लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए आप अपनी जान माल सब लगाए हुए हैं और पूरी देश की जनता आपके साथ है। आप लोग हर वक्त हर किसी की प्रार्थनाओं में हैं, हर किसी की दुआओं में हैं। आप लोग जो भी वहाँ पे कर रहे हैं काम, जो आप आंदोलन कर रहे हैं वहाँ सड़क पे उतर कर, ये आपका बहुत बड़ा काम है और इसकी सराहना जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी,
तब तक आपके इस काम की सराहना होती रहेगी। वकील रशीद जी, बात करने के लिए धन्यवाद।